तो हम लोग अभी तक हर्ट्जियन डायपोल पिछले लेक्चर में देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग हाफ वेव डायपोल और धीरे धीरे आगे जो बेसिक एंटीना है, जिससे हम लोग पूरा एंटीना भी हम लोग चैप्टर में पैराबोलिक एंटीना, को सीक्वेंट स्क्वायर्ड एंटीना वगैरह, फेज्ड एरे एंटीना देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों को बेसिक एंटीना होना चाहिए पता। इस वजह से आपको मैं सबसे पहला एक एंटीना बताया जो हर्ट्जियन डायपोल होता है, मतलब एक छोटा सा, इतू छोटू सा एंटीना जिसका लेंथ डीएल लेंथ का है। डीएल लेंथ का एंटीना बेसिकली आपका उसका रेडिएटेड पावर क्या होता है और रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको हाफ वेव डाइपोल के बारे में बताऊंगा। हाफ वेव डाइपोल देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हाफ वेव डाइपोल है। अगर आपको इमेज दिख रहा होगा तो इस डाइपोल का मतलब ये है, देखिए ये वाला जो है ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से अपन क्या किए, अगर आप मेरे को देख पा रहे होंगे तो ऐसा मोड़ दिए, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को एक इस तरफ और एक इस तरफ मोड़ दिए, और इसका जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग रख लिए λ/4, मतलब 1/4 ऑफ वेवलेंथ। जो भी वेवलेंथ, देखिए यहाँ पे वेव आपने ट्रांसमिशन कराना है, ट्रांसमिशन लाइन में जब वेव्स आता है तो उसका कोई वेवलेंथ तो होगा बेसिकली। उस वेवलेंथ का 1/4 जो पार्ट होगा उतना लेंथ का आप यहाँ पे इस साइड आप मोड़ दीजिए और 1/4 इस साइड आप मोड़ दीजिए। बेसिकली आपको एंटीना को ऐसा सा बनाना है अरेंजमेंट, डाइपोल अरेंजमेंट। डाइपोल का मतलब आप लोग जानते होंगे कि दो पोल्स होंगे। डाइपोल का मतलब आप समझते होंगे कि प्लस और माइनस चार्ज होंगे जिनके बीच में एक डिस्टेंस होगा डी अपार्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ये डाइपोल्स क्रिएट होता है। हाफ वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि टोटल जो वेवलेंथ है यहाँ पे λ/4 वेवलेंथ है और यहाँ पे λ/4 वेवलेंथ है, ये दोनों को मिलाएंगे तो λ/2 होता है, इसलिए यहाँ पे λ/2 बेसिकली हाफ वेव डाइपोल है। ये एक फंडामेंटल एंटीना इसको कहा जाता है। मतलब बेसिकली ये एक वायर से, एक वायर जिसको आप दोनों साइड इधर उधर मोड़ दिए हो, उससे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना। ये इसका मैं एक छोटा सा वीडियो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बेसिकली होता है, चार्जेस कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तब तक मैं इसको इतना बता देता हूँ कि एक हाफ वेव डाइपोल का मतलब ये होता है कि λ/4 आइदर साइड में उसको अलग अलग कर देना। इसका अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो लेंथ है इस एंटीना का, हाफ वेव डाइपोल का, वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है लैम्डा पे, मतलब वेवलेंथ पे, तभी तो इसका लेंथ λ/2 है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लेंथ है वो लैम्डा पे, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। और वेवलेंथ आपको पता होगा c/f होता है। मतलब जो इसका एंटीना का लेंथ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी का वेव आप पास कर रहे हो उसके फ्रीक्वेंसी पे इसका लेंथ डिपेंडेंट होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंटीना बेसिकली है, ठीक है। जब कभी भी एक सही ईएम वेव इसमें इस एंटीना के एक्सिस में मूव करता है तो इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज जनरेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो जाता है, यहाँ पे कभी नेगेटिव जनरेट होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। तो इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज आइदर एंड पे यहाँ जनरेट हो जाता है। और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते आते क्योंकि ये सिर्फ एंड पे ऐसा जमा होता है, जैसे अपन सेंटर की तरफ आते आते हैं ये वोल्टेज अपने आप कम होता जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर वोल्टेज सेंटर पे कम होगा तो करंट सेंटर पे ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे करंट ज्यादा बहता है, और करंट बहने से फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस से वो रेडिएट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरेट हो जाता है। तो ये एक बेसिक टाइप का एंटीना था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये इसको बोलते हैं अपन हाफ वेव डाइपोल, ठीक है। इसी का एक छोटा वर्जन भी आता है जिसको बोलते हैं क्वार्टर वेव मोनोपोल। ये भी एक प्रकार का एंटीना है, क्वार्टर वेव मोनोपोल। ये एंटीना कैसा है, ये एंटीना बिल्कुल ग्राउंडेड एंटीना है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एंटीना कहते हैं। जो प्रैक्टिकली अपन यूज करते हैं प्रैक्टिकल एंटीना, वो इसको कहते हैं क्वार्टर वेव मोनोपोल को। ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। लो फ्रीक्वेंसी ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आपको पता होगा ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में अपन लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो ये क्वार्टर वेव मोनोपोल जो है वो बेसिकली देखिए कहीं ना कहीं आप इसको देखोगे तो इसका भी जो लेंथ है, इस एंटीना का जो लेंथ है, ये बेसिकली ग्राउंड है ना, आपका ग्राउंड ग्राउंड प्लेन है। ग्राउंड प्लेन के ऊपर में अपन λ/4 लेंथ का एक एंटीना फिट कर दिया। आपको पता होगा कि एंटीना का मिनिमम हाइट λ/4 होना चाहिए। तो ये एक ग्राउंड पे अपन
ऊपर में एक एंटीना फिट कर दिए जिसका लेंथ लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा बाय 4 होने से आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंटीना है, ठीक है। और बस इतना ही है इसके बारे में, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक वर्टिकल ग्राउंडेड एंटीना होता है जिसका लेंथ लैम्डा बाय 4 होता है, ठीक है। ओके, अब मुद्दे की बात यह है कि आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे एंटीना के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब मैं ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, जिसमें आप लोगों को बताना है मेरे को बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन इन एंटीना, जो हम लोग एंटीना में यूज करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों की जरूरत हम लोगों को टर्म्स और डेफिनेशन की पड़ती है। इसमें आप लोगों को सबसे पहला टर्म ये पता होना चाहिए कि आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है। आइसोट्रोपिक शब्द का मतलब ये होता है कि हर दिशा में जो चीज रेडिएट करे या फिर हर दिशा में जो एग्जिस्ट करे, दैट इज आइसोट्रोपिक, जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। तो ऐसा एंटीना जो हर दिशा में रेडिएट करे यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन में जो रेडिएट करे यूनिफॉर्मली, उसको अपन आइसोट्रोपिक एंटीना कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एंटीना का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या रेडिएशन का होगा, वो थीटा और फाई पे इंडिपेंडेंट होगा। आपको पता है ना, जब अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जब अपन नॉर्मल प्लेनर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं, सिलिंड्रिकल में अपन बात करते हैं तो रो फाई जेड लेते हैं, और अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो आर थीटा और फाई अपन लेते हैं। ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की अपन बात करते हैं। और आपको पता है कि एक आइसोट्रोपिक एंटीना स्फीयर के हिसाब से ही वो रेडिएट करेगा, मतलब हर दिशा में वो रेडिएट करने की कोशिश करेगा। तो क्या वो किसी थीटा पे डिपेंडेंट होगा या फाई पे डिपेंडेंट होगा? नहीं, वो किसी एंगल पे नहीं होगा डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होगा। दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे ब्रॉडकास्ट एंटीना जिसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एंटीना मतलब हर दिशा में ब्रॉडकास्ट करे, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एंटीना। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि आइसोट्रोपिक एंटीना अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, क्योंकि इसका शब्द का यूज आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा शब्द आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं अगर बोलूं कि रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि दो शब्द हैं, रेडिएशन पावर डेंसिटी और रेडिएशन पावर इंटेंसिटी। तो ये इसको याद रखिएगा, रेडिएशन पावर डेंसिटी का मतलब होता है, बेसिकली दोनों का यही मतलब होता है कि आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएटेड पावर, ठीक है, एट एनी डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, बस दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि रेडिएशन पावर डेंसिटी निकालो या इंटेंसिटी निकालो, आप बेसिकली स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हो कि जो चीज रेडिएट की है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब डेंसिटी बोलेंगे तो आप किसी भी दिशा में उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर रेडिएशन पावर डेंसिटी निकालना है, तो पावर डेंसिटी का मतलब ये होता है, पावर डेंसिटी की पावर पर यूनिट एरिया, किस एरिया में उसका जितना पावर है उसकी पावर डेंसिटी उतनी होगी। तो इसको अगर आप उसमें देखें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा, ठीक है। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो देखिए, पावर बाय एरिया है, तो पावर आपको पता होगा कि पावर हम लोग WR से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडिएटेड पावर बाय एरिया, एरिया को अपन DS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपको और टोटल पावर डेंसिटी आपको पता है कि आप ई स्क्वायर बाय 2 ईटा भी आप लिखते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान होगा जब अपन पॉइंटिंग वेक्टर निकाले होंगे। तो ये जो ई नॉट है, बेसिकली ये आपका आर थीटा और फाई पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर डेंसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको आप आर थीटा फाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। होप यहाँ ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि रेडिएशन पावर इंटेंसिटी जब मैं बोलूं तो क्या होता है, इसका मतलब रेडिएशन पावर इंटेंसिटी, रेडिएशन पावर इंटेंसिटी का मतलब भी यही होता है कि आप स्ट्रेंथ निकालिए, बेसिकली स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ रेडिएटेड पावर
लेकिन ये किसी एंगल में निकलना चाहिए, ठीक है, किसी बेसिकली किसी बीम एंगल पे या फिर अपन किसी दिशा में ही अपन स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन पावर इंटेंसिटी, ठीक है। तो दोनों का मतलब यही होता है कि स्ट्रेंथ निकालना, लेकिन हर दिशा में अगर आप निकाल रहे हैं या किसी पर तो आप उसको डेंसिटी बोलते हैं, और किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकाल रहे होते हैं तो इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि जब पावर इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है, बेसिकली पावर इंटेंसिटी, तो वो होता है पावर जो भी, उसमें पावर पर यूनिट एरिया था इसमें, लेकिन पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल है। जो सॉलिड एंगल में अपन निकाल रहे हैं वो सॉलिड एंगल में कितना पावर है, दैट इज कॉल्ड पावर इंटेंसिटी। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका अगर यूनिट देखा है तो वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल बेसिकली स्टेरेडियन में निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टेरेडियन लिख सकते हैं। और इसको अगर अपन लिखें तो फॉर्मूला मतलब मैथमेटिकली लिखें तो जैसे उसको डी डब्ल्यू बार आर लिखे थे, रेडिएटेड पावर बाय एरिया में डी एस लिख दिए थे, यहाँ पे डी रो लिख देते हैं क्योंकि सॉलिड एंगल जो अपन निकालेंगे वो रो में अपन निकालेंगे, तो डी रो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अब इसको देखिए, ये टोटल आपको मैं निकालता हूँ डी डब्ल्यू आर बाय डी रो, बेसिकली ये क्या है। अगर आप इसको ऐसा लिखें डी डब्ल्यू आर बाय डी एस लिख दें और यहाँ पे डी एस बाय डी रोड लिख दें तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि डीएस तो कट जाएगा। इसको मैं आपको टोटल फॉर्मूला बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये आपको पता है कि ये रेडिएटेड पावर बाय एरिया मतलब होता है आपका यू आर थीटा फाई, बेसिकली ये है पावर डेंसिटी। और डी एस बाय डी रो अगर आप निकालेंगे तो क्या है ना, देखिए अगर आप ये एक पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं कि इतने में ही एंटीना है और इतना में ही रेडिएट कर रहा है, इसको अगर आप टोटल निकालते हैं कि ये कितना है तो यहाँ इसको आप इसका एस मान लीजिए, सरफेस एरिया, और यहाँ पे ये इसका रेडियस हो गया आर, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में इसको अपन रो बोलते हैं, जो बीम एंगल सॉलिड एंगल है। और ये रो को अगर आपको निकालना है, बेसिकली अगर आप एस निकालेंगे, ये एस टोटल एस, तो ये एस का मतलब होगा रो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली होता है। अब इसको अगर मैं टोटल डी एस बाय डी रो कर दूं, डी एस बाय डी रो, डी एस बाय डी रो, तो आपको आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर बेसिकली। तो अगर आपको रेडिएशन पावर इंटेंसिटी निकालना है जिसको अपन सिर्फ साई से रिप्रेजेंट करेंगे, और साई में आप साई बेसिकली हर उसमें नहीं होता, मतलब अगर आप देखें इसमें सिर्फ आप थीटा और फाई दिशा में ही आप देखिएगा, क्योंकि जैसे रेडिएशन पावर डेंसिटी हर दिशा में होता है वैसे ही रेडिएशन पावर इंटेंसिटी हर दिशा में एक पर्टिकुलर दिशा में होता है। तो दैट इज साई थीटा फाई, जो रेडिएशन पावर डेंसिटी को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडिएशन पावर इंटेंसिटी आ जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर मैं आइसोट्रोपिक एंटीना ले लिया, लेट सपोज आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक एंटीना का अगर मैं आपको बोलूं कि रेडिएशन पावर डेंसिटी निकालिए, तो आप बोलेंगे कि डी डब्ल्यू आर बाय डी एस कर लीजिए सर। डी इसको होगा रेडिएटेड पावर में अगर अपन बोलते हैं तो ठीक है, लेट सपोज कि आइसोट्रोपिक एंटीना डब्ल्यू आर रेडिएट कर रहा है पावर को, और कितना सरफेस एरिया में कर रहा है तो आपको पता होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर पे ये कर रहा है बेसिकली। तो ये है आपका रेडिएशन पावर डेंसिटी आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए। लेकिन अगर मैं रेडिएशन पावर इंटेंसिटी बोलूं तो आप बोलोगे डी डब्ल्यू आर बाय डी रो आपको निकालना है बेसिकली। तो इसको आप क्या करोगे सर, जो भी पावर डेंसिटी आया है, जो भी पावर डेंसिटी आया उसको आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली डब्ल्यू आर बाय 4 पाई आ गया। ये है आपका रेडिएशन पावर इंटेंसिटी, जिसको अपन साई थीटा फाई के रूप में लिखते हैं। तो मैं ये सब बताने का मेरा ये पर्पस है कि एंटीना का ये बेसिक टर्म है। जब भी एंटीना के कोई भी टाइप का एंटीना, दुनिया में इतने प्रकार के एंटीना हैं, लेकिन उनके बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। तो आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है, रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होता है, रेडिएशन पावर इंटेंसिटी क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चौथा, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी एंटीना पढ़ने के पहले आपको गेन ऑफ एंटीना क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। तो दैट इज गेन ऑफ एंटीना। इसके लिए देखिए गेन का मतलब ये होता है कि बेसिकली गेन को अपन दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है पावर गेन, ठीक है, और एक होता है डायरेक्टिव गेन।
दोनों का मैं आपको मैथमेटिकली और मतलब बताता हूँ। पहले डायरेक्टिव गेन बताता हूँ, जिसको मैं लिखता हूँ गेन डायरेक्टिव का GD, और पावर गेन को GP के फॉर्म पे लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टिव गेन क्या होता है, डायरेक्टिव मतलब एक दिशा में होना, डायरेक्शन में होना, एक दिशा में उसको कितना गेन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव गेन। तो देखिए डायरेक्टिव गेन बेसिकली अगर मैं किसी चीज का आपको बोलता हूं कि देखिए एक एंटीना है, एक एंटीना हर जगह में रेडिएट कर रहा है, लेकिन इस दिशा में कितना कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि हो सकता है 40% ही कर रहा है बेसिकली। तो आप क्या गेन निकाल पाएंगे कि भैया 40/100 अगर आप करोगे, टोटल 100 हो रहा है, उसमें से 40 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है 40% यहाँ पे एफिशिएंसी है, या गेन इसका 40 है, 0.4 है। असली में होता यही है कि टोटल आपका जितना निकलता है उसमें से आपको कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गेन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेन का फॉर्मूला कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक एंटीना की जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, और ऊपर में क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ एंटीना इन अ डायरेक्शन, किसी दिशा में बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली रेडिएशन इंटेंसिटी अपन को निकालना है, एक तो हर दिशा में नीचे आ जाएगा, और किसी पर्टिकुलर दिशा में अपन ऊपर रखेंगे, तो अपन को डायरेक्टिव गेन पता चल जाएगा कि उस दिशा में कितना गेन अपन को मिल रहा है। तो अपन इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ डायरेक्शन, मतलब आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं साई थीटा फाई। और आपको रेडिएशन इंटेंसिटी आइसोट्रोपिक एंटीना का, आइसोट्रोपिक एंटीना का तो हर दिशा में होता है, तो इसको अपन साई एवरेज लिख सकते हैं कि ये कितना है। और आपको ये पता है कि साई थीटा फाई अगर आप लिखें, और साई आइसोट्रोपिक एंटीना का जस्ट अभी हम लोगों ने पहले निकाला है, उसका फॉर्मूला होता है WR/4 पाई। ये जस्ट आप लोगों को ध्यान होगा, अभी हम लोगों ने निकाला इसमें ये। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो आपको आ जाएगा 4 पाई को ऊपर ले गए, नीचे अपन यहाँ पे लिख लिए साई थीटा फाई बाय WR। तो ये फाइनली आपका फॉर्मूला आ गया डायरेक्टिव गेन का। मतलब आप किसी भी एंटीना का डायरेक्टिव गेन अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई, उसका जो भी रेडिएशन इंटेंसिटी होगा उस एंटीना का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना वो रेडिएट कर रहा है, इंटू 4 पाई अगर आपको करना है, तो आपको डायरेक्टिव गेन आपका निकल के सामने आ जाएगा। वैसा ही अगर आपको पावर गेन निकालना है, तो देखिए पावर गेन में क्या होता है, बेसिकली पावर आपने कितना दिया और उससे कितना गेन जनरेट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ डायरेक्शन आप देख रहे हो, डिवाइडेड बाय रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, बेसिकली ये आप देख रहे हैं। सॉरी आइसोट्रोपिक तो ये पुराना हो जाएगा, मतलब आपने पावर कितना फीड किया, बेसिकली पावर, इनपुट पावर बोल सकते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इनपुट पावर, इनपुट पावर से कितना रेडिएशन इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है, डिवाइडेड और ऊपर में रहेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना रेडिएशन इंटेंसिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन जीपी निकालें, तो ऊपर का तो आपको पता है कि साई थीटा फाई होता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो WEN इनपुट वाला डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि देखिए आइसोट्रोपिक के लिए अपन WR/4 पाई किए थे, यहाँ पे इनपुट पावर बाय 4 पाई है, तो टोटल 4 पाई साई थीटा फाई बाय आपका आपका WR आ गया, WIN आ गया। ये सारा फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू या ES पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप, या कोई भी टेक्निकल एग्जाम अगर आपको फाइट करना है, तो ये बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी एंटीना का जान है, इसी के बेसिस पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि बहुत टफ टफ क्वेश्चन तो एंटीना के वैसे भी नहीं बनते हैं, लेकिन आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, क्योंकि असल मोस्टली क्वेश्चंस में या तो पावर गेन पूछता है, या तो डायरेक्टिव गेन पूछता है, या तो फिर आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सब पूछता है। इसलिए ये क्वेश्चन, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और इसी में हम लोग देखते हैं कि देखिए अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है कोई भी एंटीना का, हमेशा आपको ये बोलेगा कि इस एंटीना की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि आपको ये होना चाहिए पता कि भैया ये एंटीना खरीदूंगा या ये एंटीना मैं इस अपने डिजाइन में डालूंगा,
तो इसकी एफिशिएंसी इतनी है, उसकी इतनी है, एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी कहां से निकलता है, ये है कि आपने जो इनपुट पावर दिया है उससे रेडिएट कितना हो रहा है। मतलब आपने अगर 10 रुपया दिया, उसमें से 5 रुपया ही खर्चा हो रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 50%। मतलब जितना आपने इनपुट दिया और जितना रेडिएट हुआ वो एफिशिएंसी कहलाएगी। अब अगर ईटा को अगर अपन देखें, रेडिएटेड पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट में जो पावर है वो बेसिकली दो चीजों में खर्चा हो जाएगा। एक तो रेडिएशन में खर्चा होगा जो इनपुट दिए हैं, और कुछ लॉस में हो जाएगा खर्चा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पावर है वो आई स्क्वायर आर होता है। आई स्क्वायर आर मतलब यहाँ पे रेडिएशन रेजिस्टेंस बोलेंगे अपन, आर आर। तो बेसिकली अगर अपन आई स्क्वायर सब जगह कॉमन लेके काट दें तो बेसिकली बचेगा रेडिएशन रेजिस्टेंस बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको हमेशा मुंह जबानी याद होना चाहिए कोई भी एंटीना के लिए, कि एंटीना का एफिशिएंसी निकालना है तो या तो आप रेडिएटेड पावर बाय रेडिएटेड प्लस लॉस कर लीजिए, या तो रेडिएशन रेजिस्टेंस बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस कर लीजिए। ये है आपका बेसिकली आपका एफिशिएंसी। और अगर आपको कोई बोलता है कि भैया डायरेक्टिविटी निकालो, तो डायरेक्टिविटी शब्द आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्टिविटी मतलब एक दिशा में होना। तो जो भी आपका डायरेक्टिव गेन होगा, याद है डायरेक्टिव गेन का मतलब भी एक दिशा में गेन होना, तो डायरेक्टिव गेन का जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा वही डायरेक्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना भैया, इस दिशा में या कोई भी दिशा में आपको डायरेक्टिव गेन जो भी आपका निकल रहा है उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको डायरेक्टिविटी कहते हैं। तो ये शब्द भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मैं आपको इसका लास्ट कुछ पॉइंट बताता हूं, जैसे कि आपका रेडिएशन पैटर्न अगर मैं बोलूं तो रेडिएशन पैटर्न से आपको डरना नहीं चाहिए। रेडिएशन पैटर्न का मतलब होता है कि रेडिएशन किस पैटर्न में हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रेडिएशन पैटर्न का मतलब होता है एक पोलर प्लॉट। जो अपन ऐसे करके निकालते हैं ना, ये सब जो अपन ऐसे रेडिएशन पैटर्न निकालते हैं, बेसिकली वो पोलर प्लॉट होता है। आप लोग पोलर प्लॉट पढ़े होंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़े होंगे, बोर्डे प्लॉट पढ़े होंगे कंट्रोल सिस्टम में। वैसे ही पोलर प्लॉट भी आप लोग अगर ध्यान होगा तो आप लोग पढ़े होंगे। तो रेडिएशन इंटेंसिटी बेसिकली जो आपका रेडिएशन इंटेंसिटी आता है उसका अगर अपन पोलर प्लॉट बनाते हैं तो उसको अपन रेडिएशन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, हर्ट्जियन डाइपोल अपन लेते हैं। हर्ट्जियन डाइपोल का मतलब, अब आपको मैं बोलूं हर्ट्जियन डाइपोल क्या होता है तो आप बोलोगे एकदम छोटू सा एंटीना। उसी एंटीना को डीएल लेंथ को इंटीग्रेट कर करके बड़ा एंटीना बनता है। तो सबसे छोटा एंटीना दैट इज यूनिट एंटीना बोलते हैं, दैट इज हर्ट्जियन डाइपोल। इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बताऊं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो वो होता है के साइन थीटा बाय आर। बेसिकली ये इसका इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू को वेरी करते जाएं, मतलब थीटा की वैल्यू को अगर आप 0 डिग्री 180 डिग्री, एक सेकंड, हेलो, हाँ सर, कॉलेज पहुंचा कि नहीं? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ सर, थोड़ी देर बाद पहुंचूंगा। अच्छा चलो, बिल बिल आ गए, सब लेके आ जाना, तेरा 9:30 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, मेल कर दिया मैंने सर। हाँ ओके सर, हाँ ओके चल बाय बाय। कहाँ थे अपन, कहाँ थे, 0 डिग्री, अरे सर शिट यार, मैं रिकॉर्डिंग रोका ही नहीं। कहाँ थे, हाँ, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर अपन रखें तो ई की वैल्यू होती है, आप अगर आप देखो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। इसका मतलब है कि और अगर आप देखिए थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रखते हैं या आप 270 डिग्री रखते हैं, तो आपको पता है, देखिए 90 डिग्री अगर आप रखते हैं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो ई मैक्स होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और तीसरा अगर आप रखते हैं इसमें 45 डिग्री लेट सपोज, या फिर इससे थोड़ा और बढ़ के 135 डिग्री रख दिए, या फिर 225 डिग्री रख दिए, या फिर आप 315 डिग्री रख दिए, मतलब 0 से 360 के बीच में जो आधी आधी एंगल होती है उसको मैं बता रहा हूँ। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है ना, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स का 1/√2 आपको मिलेगा बेसिकली।
देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको प्लॉट किया जाता है। अगर आप देखिए 0 डिग्री वाला एक्सिस देखिए, 90 डिग्री, 45 डिग्री और ये, तो देखिए ये अगर आप एक प्लॉट बनाने जाएं तो ये आपका 0 डिग्री कहलाएगा, आप कहलाएंगे। इसको आप 90 डिग्री बोलोगे, इसको आप 180 डिग्री बोलोगे, इसको आप 270 डिग्री बोलोगे और इसको आप वापस 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, आप ये वाला जो लाइन है बेसिकली, ये जो लाइन यहाँ का लाइन, इसको आप क्या बोलोगे, 45 डिग्री का लाइन। ये लाइन भी आपका आगे बढ़ेगा, ये लाइन अगर आपका जो आएगा, ये लाइन आपका होगा 135 डिग्री का लाइन बेसिकली। ये लाइन आपका कहलाएगा 225 डिग्री और ये लाइन आपका कहलाएगा 315 डिग्री। तो ये अभी सिर्फ लाइन के बारे में बता रहा हूं। अब मैं आपको प्लॉट करना बताता हूं कि रेडिएशन जो पैटर्न है वो कैसे प्लॉट होता है। तो देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बीचों बीच यहाँ पे रह गई है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, ये और इसमें आप देखें 45 डिग्री में ये 1/√2 है, मतलब इसका जो भी वैल्यू है उसका आधा यहाँ पे वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आधा वैल्यू होगा, यहाँ पे आधा वैल्यू और यहाँ पे आधा वैल्यू। तो इसको अगर अपन प्लॉट करें बेसिकली, देखिए मैं अभी सिर्फ कुछ डिग्रीज पे प्लॉट कर रहा हूँ, अगर आप इसको पूरा डिग्री पे प्लॉट करें तो बेसिकली ये आपका ऐसा ये होगा। वैसे ही ये आपका सॉरी मैं इसको बनाया, हाँ ऐसा कुछ होगा। ये बेसिकली रेडिएशन पैटर्न कहलाता है, जिसमें ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है देखिए, ये पॉइंट इसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट, मतलब इसमें जो पावर है वो हाफ है, इस पे वो मैक्सिमम पावर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और ये है बेसिकली आपका रेडिएशन पैटर्न। अब देखिएगा कि जो आपका एंटीना है, एंटीना ये फाई इंडिपेंडेंट होता है, तब वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कहलाता है। देखिए अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं अपने आप को स्पॉटलाइट नहीं कर सकता क्या इसको, नहीं कर सकता, चलिए कोई बात नहीं। मैं अगर आप लोगों को दिख रहा हूँ तो आप अपना स्क्रीन बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए कोई भी एंटीना है वो बेसिकली ऐसा ये इस दिशा में ऐसे प्रोपोगेट करता है और इस दिशा में ऐसे प्रोपोगेट करता है, मतलब ये आपका अगर थीटा है तो ये आपका फाई है। ठीक है, थीटा और फाई उसमें अगर आप देखें तो देखिए टोटल थीटा और फाई, थीटा फाई, ये मिला के ही बेसिकली आपका बीम सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो बीम सॉलिड एंगल, जो अगर मैं आपको रो ए से रिप्रेजेंट करूं तो बीम सॉलिड एंगल, बीम सॉलिड एंगल ये होता है टोटल थीटा हाफ पावर बीम विड्थ। अगर अब मैं हाफ पावर बीम विड्थ बोलूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाफ पावर बीम विड्थ का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो आपका ये हाफ पावर पॉइंट है, बेसिकली हाफ पावर पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा हाफ पावर बीम विड्थ कहलाता है। ठीक है, अब ये यहाँ तो वैसे 2D डायग्राम है तो आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा, 3D में आप मेरे को देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ये थीटा हाफ पावर बैंडविड्थ बीम विड्थ और ये फाई हाफ पावर बीम विड्थ, ऐसे करके ये सॉलिड एंगल बनाता है। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं अपन फाई हाफ पावर बीम विड्थ, तब जाके अपना बीम सॉलिड एंगल कहलाता है। और अगर ये जो आपका बीम सॉलिड एंगल है ये अगर सर्कुलर शेप का है, बेसिकली अपन ऐसा और ऐसा दोनों बराबर है, मान लीजिए कि आपका जो थीटा हाफ पावर बीम विड्थ बराबर हाफ पावर बीम विड्थ होगा। ठीक है, ये आपका ये और ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि जो सामने का सॉलिड बीम एंगल है वो आपका सर्कुलर शेप का होगा। तो जो ये रो है वो आपका, आप थीटा या फाई हाफ पावर बीम विड्थ को स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस एंटीना के लिए हाफ पावर बीम विड्थ निकालना चाहें कि भैया इस एंगल का थीटा हाफ पावर बीम विड्थ कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दें तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस एंटीना का हर्ट्जियन डाइपोल का हाफ पावर बीम विड्थ 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है, मैं आपको ये हाफ पावर बीम विड्थ और ये बीम सॉलिड एंगल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो डायरेक्टिविटी है बेसिकली
डायरेक्टिविटी याद है ना आपको, डायरेक्टिव गेन का मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्टिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ρ से। मतलब कि जितना बीम सॉलिड एंगल बड़ा होगा, बेसिकली ये जितना बड़ा होगा उतना डायरेक्टिविटी कम होगा ना, और जितना बीम सॉलिड एंगल कम होगा बेसिकली उतना आपका पिन पॉइंटेड डायरेक्टिविटी होगा। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो d इज इक्वल टू 4π/ρ होता है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, गेट में कई बार इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये टोटल चीजें हैं आप लोगों के अभी तक का इस लेक्चर के लिए, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग और वैसे कुछ नहीं है, इसके बाद एक का छोटू मोटू टॉपिक है वो करके हम लोग सीधा पैराबोलिक एंटीना पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसके लिए मैं अभी रोकता हूँ।